नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे भारत व मीथेन उत्सर्जन, वन्नियार समुदाय कोटा पर मद्रास उच्च न्यायालय निर्णय, अफगानिस्तान पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक तथा चीन और चुंबी घाटी पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 11 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में पर्यावरण और पारिस्थितिकी से है। इसमें हम बात करेंगे भारत व मीथेन उत्सर्जन पर। हाल ही में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 के नाम से जान रहे हैं, उसे आयोजित किया गया और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने संयुक्त रूप से 2030 तक ग्रीन हाउस गैस मीथेन के उत्सर्जन में कटौती करने का संकल्प लिया है, जिसके तहत वह 2020 के स्तर की तुलना में इसके उत्सर्जन में कम से कम 30% कटौती की योजना बना रहे हैं। भारत और चीन को छोड़कर कम से कम 90 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और इसे अंतर्राष्ट्रीय रूप में ग्लोबल मीथेन प्लेज या फिर वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा पत्र के रूप में जाना जा रहा है। आपको याद रखना है कि ग्लासगो के इस संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में इसके अलावा 133 देशों ने वन और भूमि उपयोग पर ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन पर भी हस्ताक्षर किए हैं और इसके माध्यम से यूनाइटेड किंगडम के द्वारा 2030 तक वनों की कटाई को रोकने और भूमि क्षरण को समाप्त करने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पहल और उद्घोषणा की गई है। आपको ध्यान रखना है कि चीन भी इस प्रकार की पहल का हस्ताक्षर करता है, लेकिन भारत इससे बाहर रहा है। अब इसी पृष्ठभूमि के संदर्भ में हम कुछ और तथ्यों की चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जिसके तहत सबसे पहले तो हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि जब हम वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की बात करते हैं तो उसमें मीथेन की किस प्रकार की भूमिका है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस प्रकार की उद्घोषणा की गई है उससे भारत किस कारणों के आधार पर बाहर देखा गया है। साथ ही साथ हम इस बात को भी समझने का प्रयास करेंगे कि जब बात की जाती है वनों की कटाई को रोकने और भूमि क्षरण को रोकने की, तो इसमें भारत की किस प्रकार की स्थिति है। सबसे पहले तो मीथेन के संदर्भ में आपको यह बात समझने की आवश्यकता है कि यह एक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है और वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के संदर्भ में इसका लगभग 5वां हिस्सा है, यानी लगभग 20% हिस्सा इसका माना जाता है। हालांकि इसे इतना ज़्यादा खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वातावरण में गर्मी को बनाए रखने के संदर्भ में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में लगभग 25 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है और पिछले 200 सालों में मुख्य रूप से मानव संबंधी गतिविधियों के चलते वातावरण में मीथेन की जो सांद्रता है वह दुगनी से भी ज़्यादा हो गई है। हालांकि मीथेन के संदर्भ में आपको याद रखना है कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अल्पकालिक है, लेकिन यह शक्तिशाली भी है और इसके चलते इसके संदर्भ में यह माना जाता है कि यदि इसे वातावरण से हटाया जाएगा तो एक महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। आंकड़ों के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में जो मीथेन है वो लगभग 12 साल ही वातावरण में रहती है, किंतु चूंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली प्रकार की ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है, इसी के चलते इसके प्रभाव को कम किए जाने की दिशा में कई अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं। हमें समझने की आवश्यकता है कि जो मीथेन है वह विविध प्रकार के मानव जनित कारकों के साथ ही प्राकृतिक स्रोतों से भी उत्सर्जित होती है, जिसके तहत मानव स्रोतों में यह लैंडफिल से यानी कचरा फेंकने वाले स्थानों से पैदा होती है। इसके अलावा यह तेल और प्राकृतिक गैस प्रणाली से उत्पन्न होती है। यह मुख्य रूप से कृषि गतिविधियों से उत्पन्न होती है, जिसमें पशुधन को पालने से
कोयला खनन से, दहन की विविध प्रकार की क्रियाओं के साथ ही अपशिष्ट जल का उपचार किए जाने के संदर्भ में और अन्य प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों से भी इसका उत्सर्जन देखा जाता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि यदि मीथेन गैस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार से खतरनाक रूप में देखी जा रही है, तो भारत द्वारा मीथेन प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया गया? आंकड़ों के दृष्टिकोण से भारत मीथेन का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। मुख्य रूप से इसकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आकार और सबसे बड़ी मवेशियों की आबादी के चलते इसको एक बड़ा उत्सर्जक माना जाता है। हालांकि भारत द्वारा पहले ही कहा गया है कि वह मीथेन से ऊर्जा प्राप्त करने के संदर्भ में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की योजना बना रहा है, जिससे ऊर्जा के रूप में मीथेन का प्रयोग किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंधित एक संचार में भी भारत द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार से वह मानव जनित मीथेन उत्सर्जन के लगभग 20% को यानी कृषि और खाद्य प्रबंधन, कोयला खदान, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के साथ ही प्राकृतिक गैस और तेल प्रणालियों से उत्पन्न होने वाले मीथेन को ऊर्जा के रूप में प्रयोग करना चाहता है। इस संभावित ऊर्जा का दोहन करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा बायोगैस का उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई गई है और साथ ही साथ मीथेन से संबंधित उत्सर्जन को कम करने के लिए भी राष्ट्रीय रणनीति में भारी निवेश करने की बात कही गई है। मंत्रालय के अनुसार बायोगैस की इस रणनीति में अनेक प्रकार की नीतिगत पहलें की जाएंगी, क्षमता निर्माण पर बल दिया जाएगा और साथ ही साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाना शामिल किया गया है। इस प्रकार की रणनीति न केवल बायोगैस के विकास को बढ़ावा दे सकेगी, साथ ही आगे चलकर सतत विकास, सैनिटेशन में सुधार यानी स्वच्छता में सुधार और नवीकरणीय ऊर्जा की प्रतिशतता के लक्ष्यों को भी बढ़ा सकती है। यदि हम वन और भूमि उपयोग पर ग्लासगो घोषणा की बात करें तो ग्लासगो घोषणा पत्र पर 133 देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जो विश्व की 90% वन भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस घोषणा को 19 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता का भी समर्थन प्राप्त है। हालांकि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रभाव में तब्दील होगा अथवा नहीं, यह भविष्य में ही देखा जा सकता है। आपको ये याद रखना है कि ग्लासगो डिक्लेरेशन 2014 के वनों के लिए न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन का उत्तराधिकारी है, जो विफल रहा है। इसने कुछ समय के लिए वैश्विक आकर्षण को देखा था और न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के माध्यम से 2020 तक वनों की कटाई से होने वाले उत्सर्जन को 15 से 20% कम करने और 2030 तक इसे समाप्त करने का वादा किया गया था। हालांकि इन वर्षों में वनों की कटाई में केवल वृद्धि ही हुई है और यह कुल कार्बन उत्सर्जन के लगभग 20% के लिए जिम्मेदार है। अब वनों की कटाई को रोकने के संदर्भ में जो नवीन प्रकार के ग्लासगो डिक्लेरेशन को अपनाया गया है, इसके लक्ष्यों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि वाणिज्यिक वृक्षारोपण के लिए प्राकृतिक वनों को काटा नहीं जाएगा और साथ ही साथ जो औद्योगिक रूप में वर्तमान में वनों की कटाई यानी लॉगिंग देखी जा रही है, उसको भी रोकने के सकारात्मक प्रयासों को किया जाना इसमें शामिल किया गया है। हालांकि इन लक्ष्यों की तुलना में कई स्वतंत्र अनुमानों का यह मानना है कि लकड़ी की मांग जो वर्तमान में बढ़ ही रही है, वो आगे चलकर वनों की कटाई को और भी बढ़ावा देगी और इसके चलते इस योजना को पूर्ण रूप में लागू किए जाने के समक्ष कई चुनौतियां विद्यमान हैं। हालांकि यह उद्घोषणा स्वदेशी जनजातियों और समुदायों के वन भूमि संबंधी अधिकारों को भी मजबूत करने का प्रयास करती है। यदि भारत द्वारा इस ग्लासगो उद्घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं तो इसके संदर्भ में आपको याद रखना है कि यद्यपि इसमें कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है, लेकिन विविध रिपोर्टें यह इंगित कर रही हैं कि भारतीय अधिकारी उद्घोषणा के शब्दों से नाखुश हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा के तहत दायित्वों को पूरा करने में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बाध्यताएं भी डाली जा सकती हैं। भारत के लिए इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर की जाने वाली बाध्यताएं अस्वीकार्य हैं, क्योंकि भारत का मानना है कि व्यापार का जो खंड है वह विश्व व्यापार संगठन के दायरे में आता है और इसी के तत्वाधान में इसको सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।
भारत हाल के समय में अपने वन संरक्षण कानूनों में बदलाव पर भी विचार कर रहा है, जिसके तहत भारत वाणिज्यिक प्रकार के वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहता है और साथ ही साथ भारत के द्वारा विविध प्रकार की वन भूमि में बुनियादी ढांचे के विकास को भी प्रोत्साहित किया जाना शामिल किया गया है। हालांकि भारत अपने दीर्घकालिक लक्ष्य के रूप में अपने कम से कम 1/3 क्षेत्र को वन और वृक्षों से आच्छादित करना चाहता है, जो वर्तमान में मात्र 22% तक ही है। भारत इससे उम्मीद कर रहा है कि यदि हम अपनी कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 33% को वन भूमि से आच्छादित कर पाने में सफल होते हैं, तो ये कम से कम 2.5 से 3 बिलियन टन के कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता को प्रदान करेगा और इसके माध्यम से व्यापक प्रकार के कार्बन सिंक को भी बनाया जा सकता है। इन्हीं कारणों के चलते भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय उद्घोषणा के बजाय राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात की गई है, जो भविष्य में और ज्यादा सकारात्मक परिणामों के साथ सामने आ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 11 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें हम बात करेंगे वन्नियार समुदाय कोटा पर मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय की। हाल ही में 1 नवंबर को मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के एक कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसे फरवरी 2021 में लागू किया गया था, जब अन्ना द्रमुक पार्टी सत्ता में थी। इस कानून ने तमिलनाडु के सबसे पिछड़ा समुदाय वन्नियारों के लिए सार्वजनिक सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में सीटों में 10.5% नौकरियों को आरक्षित किया था। आपको यह भी ध्यान रखना है कि पट्टाली मक्कल काची के द्वारा समुदाय के लिए एक विशेष कोटा की मांग लंबे समय से की जा रही थी। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि वन्नियार, जिसे वन्निया भी कहा जाता है, जिसे पहले पल्ली के नाम से जाना जाता था, वह मुख्य रूप से भारतीय राज्य तमिलनाडु के उत्तरी भाग में पाया जाने वाला एक समुदाय व जाति है। साथ ही साथ यह राज्य के उत्तरी जिलों में एक महत्वपूर्ण प्रतिशत का भी गठन करते हैं। वन्नियार समुदाय में मुख्य रूप से खेतीहर मजदूर शामिल हैं। यदि हम पट्टाली मक्कल काची की बात करें तो यह है अंग्रेजी में वर्किंग पीपल्स पार्टी के नाम से जानी जाती है और इसे अंग्रेजी में पीएमके के रूप में संक्षेप किया जाता है। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु का एक राजनीतिक दल है, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी एस रामदोस के द्वारा और यह उत्तरी तमिल क्षेत्र में वन्नियार जाति के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन के रूप में उभर के आया है। आपको यह ध्यान रखना है कि वन्नियार समुदाय कई वर्षों तक पिछड़े वर्गों की सूची में था, यानी इसकी गणना ओबीसी के रूप में की जाती थी। 1987 में वन्नियार संगम ने 20% अलग आरक्षण की मांग करते हुए आंदोलन शुरू किया और 1989 में इस मांग को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। उस समय पिछड़े वर्ग यानी बैकवर्ड क्लास के लिए कोटा 50% था, उसे उप विभाजित किया गया और 20% खंड को सबसे पिछड़े वर्गों और विमुक्त समुदायों के लिए निर्धारित किया गया था। इसे अंग्रेजी में मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस तथा डी नोटिफाइड कम्युनिटी के रूप में जाना जाता है। वन्नियारों को अति पिछड़ा वर्ग की सूची यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस की सूची में शामिल किया गया। यह उम्मीद की जा रही थी कि वन्नियार समुदाय इस 20% के खंड में महत्वपूर्ण लाभार्थी के रूप में सामने आएंगे। हालांकि इसमें 109 अन्य जातियां और थीं, जिनकी वर्तमान में संख्या बढ़कर 116 हो गई है। इसी के चलते वन्नियार के द्वारा लगातार ये तर्क दिया गया कि उन्हें अभी भी जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं और वे लंबे समय से इसके लिए आंदोलन करते रहे हैं। एक लंबे समय तक चले आंदोलन के पश्चात 26 फरवरी 2021 को विधानसभा ने एक विशेष अधिनियम पारित किया, जिसने सबसे पिछड़ा वर्ग विमुक्त समुदाय श्रेणी को 3 भागों में विभाजित किया। इसमें से 10.5% का सबसे बड़ा भाग वन्निया कुल क्षत्रिय और इनकी विभिन्न उपजातियों के लिए अनन्य रूप से निर्दिष्ट किया गया। विमुक्त समुदाय यानी डी नोटिफाइड कम्युनिटी सम डिवीजन में 7% निर्धारित किया गया, जबकि शेष जातियों के लिए 2.5% को निर्धारित किया गया था। इस प्रकार के प्रतिशत के लिए यह प्राथमिक औचित्य दिया गया
कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने वन्नियार की आबादी को 1983 में 65 लाख या फिर तत्कालीन कुल आबादी का 13.1% निर्धारित किया था और इस रूप में इनके लिए जो 10.5% का आरक्षण दिया गया है वह उनकी जनसंख्या के ही अनुपात में है। 2012 में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा भी इसी प्रकार की सिफारिश की गई थी। हालांकि आलोचकों का कहना है कि आयोग के अध्यक्ष की राय अन्य सदस्यों के द्वारा समर्थित नहीं थी और इसी के चलते इन सभी वर्षों में इससे संबंधित कार्रवाई नहीं की गई थी। फरवरी 2021 के इस अधिनियम के माध्यम से वन्नियार समुदाय को जो अलग प्रकार का कोटा निर्धारित किया गया उसके संदर्भ में फैसला जब मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया तो उसने विशेष कोटा की इस आधार पर आलोचना की कि इसे मुख्य रूप से विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर किया गया था। यह तर्क दिया गया कि सरकार के द्वारा जल्दबाजी में काम किया गया क्योंकि उसने सभी जातियों पर मात्रात्मक डेटा संकलित करने के लिए कुछ महीने पहले ही सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अधीन एक आयोग नियुक्त किया था ताकि राज्य अपने 69% के आरक्षण को सही ठहरा सके, लेकिन इसकी रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं किया गया और इस प्रकार के कोटा को प्रदान किया गया था। इस प्रकार से कोर्ट द्वारा कहा गया कि यह अधिनियम मुख्य रूप से इस आधार पर भी असंवैधानिक देखा जा रहा है क्योंकि विधानसभा के पास अधिनियम की तारीख को कानून पारित करने की कोई विधायी क्षमता नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि संविधान में 102वां संशोधन जिसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया और राष्ट्रपति को प्रत्येक राज्य के लिए पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित करने का अधिकार दिया, वह वास्तव में फरवरी 2021 में लागू था। आपको यह ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण मामले में भी यह फैसला सुनाया था कि 102वें संशोधन ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को अधिसूचित करने या पहचानने के लिए राज्यों की शक्ति को छीन लिया है और इस रूप में यदि देखें तो फरवरी 2021 में राज्य के पास ये शक्ति नहीं थी कि वह किसी प्रकार से पिछड़े वर्ग का निर्धारण कर सकता है। हालांकि बाद में 105वें संशोधन के माध्यम से राज्यों को यह अधिकार दिया गया, किंतु चूंकि फरवरी 2021 में इसी प्रकार की स्थिति विद्यमान थी 102वें संविधान के अनुसार, इसी के चलते कोर्ट के द्वारा इसे असंवैधानिक घोषित किया गया था। हालांकि कोर्ट के इस फैसले के बावजूद चूंकि यह राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ संवेदनशील मामला है तो राज्य सरकार आगे चलकर इसे सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रही है। हालांकि यह महत्वपूर्ण सवाल बना रहेगा कि क्या मात्रात्मक डेटा के बिना समान कोटा बनाकर रखा जाएगा अथवा नहीं। साथ ही साथ निर्णय में यह निष्कर्ष भी शामिल है कि विभिन्न श्रेणियों के तहत कोटा के वितरण में परिवर्तन करने पर 1994 के उस अधिनियम में भी संशोधन की आवश्यकता होगी जिसके माध्यम से राज्य में समग्र रूप से आरक्षण स्तर की रक्षा की गई है। इस अधिनियम के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग आदि श्रेणियों को आवंटित कोटा रक्षित किया गया है और किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए उस कानून में संशोधन की आवश्यकता होगी और साथ ही साथ इसके संदर्भ में राष्ट्रपति की सहमति का भी प्रावधान किया गया है। यह पिछड़े वर्ग को दिए गए मौजूदा आंतरिक कोटा में जटिलताएं पैदा कर सकता है। हमें ध्यान रखना होगा इनमें से अनेक श्रेणियों के लिए कोटा स्टैंड अलोन यानी राज्य के कानूनों द्वारा बनाया गया था और उन्हें केवल राज्यपाल की सहमति ही प्राप्त हुई थी, जबकि उच्च न्यायालय ने यह उल्लेख किया था कि ये दो कोटा जनगणना के आंकड़ों और वैध सिफारिशों के द्वारा समर्थित थे, लेकिन इसने इस सवाल पर विचार नहीं किया कि क्या 1994 के अधिनियम में संशोधन या राष्ट्रपति की सहमति के बिना उनको निर्मित किया जाना वैध था अथवा नहीं। यानी भविष्य में तमिलनाडु में दिए गए कुछ अन्य कोटा के संदर्भ में भी प्रश्नों को उठाया जा सकता है जिससे भविष्य में मामला और
और जटिल हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 11 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करेंगे अफगानिस्तान पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बैठक की। काबुल पर तालिबान के कब्जे के लगभग 3 महीने बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के द्वारा 10 नवंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की एक बैठक की मेजबानी की जानी प्रस्तावित है, जिसमें अफगानिस्तान के भविष्य और वहां के घटनाक्रम से उत्पन्न सुरक्षा के खतरों से निपटने पर चर्चा की जानी है। यह बैठक उस आम सहमति की पुष्टि करने के लिए भी है कि अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो सैनिकों के हटने के बाद अफगानिस्तान में संकट का समाधान क्षेत्र से ही आना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि इस बैठक में चीन, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों को बुलाया गया है। हालांकि चीन और पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी से पुष्टि प्राप्त हो गई है। भारतीय अधिकारी अभी भी चीनी राज्य रक्षा मंत्री या फिर किसी अन्य सुरक्षा अधिकारी के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आशान्वित हैं। हालांकि पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोइद यूसुफ ने कहा है कि वे सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे और इस निर्णय को सरकारी सूत्रों के द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण कहा गया है। आपको यह ध्यान रखना है कि यह सम्मेलन सितंबर 2018 और दिसंबर 2019 में ईरान में आयोजित एक प्रारूप का हिस्सा है, जिससे यह उम्मीद की जा रही है कि यह सभी देश मिलकर तालिबान के शासन को किस प्रकार से लेने जा रहे हैं, विशेष रूप से महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ किस प्रकार से समावेशन किया जाएगा और इस आधार पर अफगानिस्तान में किस तरीके से समावेशी सरकार की स्थापना की जा सकती है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि अब तक प्रधानमंत्री हसन अखुंद के नेतृत्व वाले तालिबान शासन को मान्यता नहीं दी गई है। हालांकि भारत सहित अन्य राष्ट्र विभिन्न स्तरों पर तालिबान अधिकारियों को शामिल कर रहे हैं। चीन, ईरान, पाकिस्तान और रूस के द्वारा काबुल में अपने दूतावास को खोले रखा गया है, जबकि मध्य एशियाई देशों ने तालिबान शासन के साथ आधिकारिक बैठकों के लिए प्रतिनिधि मंडलों का भी आदान प्रदान जारी रखा है। भारत इस बैठक से कम 3 खतरों पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद कर रहा है, जिसके माध्यम से अफगानिस्तान के भीतर आतंकवादी समूहों में वृद्धि के प्रश्न को देखा जाएगा, नशीले दवाओं की तस्करी में वृद्धि के प्रश्न को देखा जाएगा और साथ ही साथ शरणार्थियों की आमद से आने वाले मानवीय संकट पर भी विचार किया जा सकता है। भारत यह उम्मीद कर रहा है कि यदि तालिबान के साथ भारत के संबंध बेहतर हो पाएंगे तो इससे भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह परियोजना और तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान भारत गैस पाइपलाइन के साथ ही अफगानिस्तान और मध्य एशिया के विविध कनेक्टिविटी परियोजनाओं में भी बेहतर तरीके से शामिल हो सकता है और इसी के चलते काबुल में नए शासन से इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के किसी भी परिणाम के संदर्भ में इस सम्मेलन को काफी बारीकी से देखा जा सकता है। इसके अलावा भारत यह भी स्थापित करना चाहता है कि तालिबान शासन के द्वारा लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई अशरफ गनी की सरकार की जगह लेने के विरोध के बावजूद भारत अफगानिस्तान के भविष्य में एक विकास, सहायता और व्यापार भागीदार, कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे के एक ऐतिहासिक निर्माता के रूप में एक महत्वपूर्ण कर्ता भी बना हुआ है और इसी के चलते यद्यपि अफगानिस्तान पर कई सारी बैठकें पहले भी हो चुकी हैं जिसमें भारत को शामिल नहीं किया गया था, इसके बावजूद भारत अपनी उपस्थिति बना कर रखा हुआ है। इसके तहत आपको ध्यान रखना होगा कि अफगानिस्तान के संदर्भ में पहले जो बैठकें हुई हैं इसमें चीन, रूस, अमेरिका और पाकिस्तान की ट्रियो का प्लस वार्ता महत्वपूर्ण है। ईरान में हाल ही में आयोजित अफगानिस्तान के पड़ोस की विदेश मंत्रियों की बैठक महत्वपूर्ण है और पिछले कुछ महीनों से लगातार पाकिस्तान के विदेश मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के द्वारा क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की जा रही हैं। दिल्ली में होने वाली इस बैठक में भारत इन संवादों के एक आवश्यक हिस्से के रूप में स्वयं को पेश करना चाहता है। इसके अलावा भारत सीमावर्ती पड़ोसी के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहता है। यदि हम इस
बात पर गौर करें कि पाकिस्तान को क्यों आमंत्रित किया गया, तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि यद्यपि नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच 2019 और उसके बाद की विभिन्न घटनाओं के बाद से औपचारिक संपर्क टूट गया है, जिसमें पुलवामा अटैक, बालाकोट हमला और सरकार की जम्मू कश्मीर की नीति आदि काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि इसके बावजूद अजीत डोभाल आदि के द्वारा पिछले 2 वर्षों में पाकिस्तानी सुरक्षा और सैन्य अधिकारियों के साथ बैक चैनल वार्ता की जा रही है, जिसके चलते फरवरी 2021 में नियंत्रण रेखा संघर्ष विराम सफल हो पाया है। भारत द्वारा लंबे समय से ये माना जाता रहा है कि पाकिस्तान द्वारा अपने घातक प्रभावों और आतंकवादी समूहों के समर्थन के माध्यम से अफगानिस्तान में हिंसा और अस्थिरता को बढ़ावा दिया गया है और इसी के चलते सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में एक अग्निशामक के रूप में प्रच्छन्न यानी आग लगाने वाले का आरोप लगाया था। इसके बावजूद भारत द्वारा पाकिस्तान को भागीदारी में शामिल करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि वह एक पड़ोसी देश के रूप में विद्यमान है और इसी के आधार पर इस वार्ता मंच को और औपचारिक स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि सरकार के द्वारा क्षेत्रीय सुरक्षा और अफगानिस्तान पर पहले भी ऐसे कई सम्मेलनों में भाग लिया गया है जिसमें पाकिस्तानी अधिकारी मौजूद रहे हैं। इसमें संघाई सहयोग संगठन की बैठक, मध्य एशिया दक्षिण एशियाई संवाद के साथ ही संघाई सहयोग संगठन के तहत क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधी संरचना की बैठक भी काफी महत्वपूर्ण रही है। हालांकि पाकिस्तान द्वारा इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया गया है और उसने भारत पर अफगानिस्तान में एक प्रकार से स्पॉइलर यानी खेल बिगाड़ने वाले का आरोप लगाया है और ये कहा है कि खेल बिगाड़ने वाला शांति दूत नहीं हो सकता है। हालांकि भारतीय अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान ने ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के इस सम्मेलन में एक स्पॉइलर यानी खेल बिगाड़ने वाले की भूमिका निभाई है, क्योंकि पहले तो उसके द्वारा निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया गया और उसके बाद भारत द्वारा जब अफगानों की मदद के लिए बाघा बॉर्डर से तोरखम तक सड़क मार्ग से गेहूं और दवाओं की मानवीय सहायता की अनुमति देने के संदर्भ में पाकिस्तान से कहा गया तो उसने इनकार कर दिया और इस प्रकार से दोनों के बीच के संबंध अभी भी तनावपूर्ण देखे जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 और पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसे आप जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा से भी जोड़कर देख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे चीन और चुंबी घाटी के संदर्भ में। इस मानचित्र में आप चुंबी घाटी की अवस्थिति को देख सकते हैं। चुंबी घाटी, जिसे ड्रोमो, ट्रोमो या चोमो भी कहा जाता है, ये मुख्य रूप से हिमालय में एक घाटी है जो तिब्बती पठार से दक्षिण की ओर सिक्किम और भूटान के बीच में अवस्थित है। यह चीन के तिब्बत क्षेत्र में प्रशासनिक इकाई यांगडोंग काउंटी के साथ संलग्न है। साथ ही साथ चुंबी घाटी नाथुला और जेलपला के पहाड़ी दर्रों के माध्यम से सिक्किम से जुड़ाव रखता है। हालांकि आधिकारिक सूत्रों के अनुसार चीन भारत के रणनीतिक और कमजोर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के निकट तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में चुंबी घाटी में कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहा है और इस प्रकार से वह अपनी गहराई को बढ़ा रहा है। पूर्वी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने हाल ही में सिलीगुड़ी को संवेदनशील भी करार दिया था और इसी के संदर्भ में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से जुड़े सैन्य और सुरक्षा विकास पर अमेरिकी कांग्रेस को हाल ही में जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2021 में रक्षा विभाग ने उल्लेख किया है कि सीमा तनाव को कम करने के लिए चल रहे राजनयिक और सैन्य संवादों के बावजूद चीनी सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर अपने दावों को बढ़ाने के लिए सामरिक कार्यवाही करना जारी रखा है। इसके तहत चीन चुंबी घाटी में एक वैकल्पिक धुरी का निर्माण कर रहा है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के काफी नजदीक है। आप इस मानचित्र में सिलीगुड़ी कॉरिडोर को देख सकते हैं
और साथ ही साथ चुंबी घाटी की अवस्थिति को भी देख सकते हैं, जो सिक्किम और भूटान के मध्य अवस्थित एक महत्वपूर्ण घाटी है। रिपोर्ट के अनुसार भूटानी क्षेत्र में सड़कें बनाकर चीन अपनी गहराई को बढ़ा रहा है और इसके द्वारा यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर दबाव डालते हुए अपने मार्गों को भी सुरक्षित कर रहा है। पिछले साल भी इसके संदर्भ में कुछ हाई रेजोल्यूशन की सैटेलाइट इमेज देखी गई थी, जिसके माध्यम से यह पता चला था कि किस प्रकार से चीन भूटानी इलाके में तोरसा नदी के किनारे सड़कें बनाता दिखाया गया है। आपको यह ध्यान रखना है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो बांग्लादेश, भूटान और नेपाल की सीमा से लगे भूमि का एक खंड है। इसकी माप लगभग 170 × 60 किलोमीटर है और सबसे कम दूरी पर यह लगभग 20 से 22 किलोमीटर ही है। इसी के चलते इसको भू रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि एक तो यह भूमि का एक संकीर्ण टुकड़ा है, साथ ही साथ यह पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के संदर्भ में भी काफी संवेदनशील है। आपको ये ध्यान रखना है कि इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ही पूर्वोत्तर को भारत से जोड़ा गया है और इससे होकर काफी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे लाइन और पाइपलाइन आदि गुजरते हैं। चूंकि तिब्बत की चुंबी घाटी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से काफी निकट है, तो यदि चुंबी घाटी क्षेत्र में चीन का प्रभुत्व देखा जाता है तो वह युद्ध की स्थिति में सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भी प्रभुत्व जमा सकता है। पूर्वोत्तर का क्षेत्र जनसांख्यिकी और उसकी गतिशीलता के दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील है, जहां पर अलग अलग प्रकार की जनजातियों का निवास है और हाल के वर्षों में वहां पर कट्टरपंथ और अलगाववादी प्रवृत्तियां भी देखी गई हैं, जो हमारी आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में काफी संवेदनशील हो सकता है। इसी के चलते सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारे लिए काफी संवेदनशील है, जिसके लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। भारत द्वारा इस मुद्दे को हल करने के लिए होल ऑफ द नेशन अप्रोच यानी संपूर्ण राष्ट्र दृष्टिकोण के साथ कार्य किया गया है। इसमें न केवल सुरक्षा बल, सेना, साथ ही साथ इसमें सशस्त्र पुलिस बलों के साथ ही सरकारों को भी शामिल किया गया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास के राज्य और केंद्रीय एजेंसियां सामान्य समय में इस खतरे को कम करने के लिए समन्वित तरीके से एक साथ काम कर रही हैं और संघर्ष की स्थिति के दौरान भी इसे लागू करने की योजना बनाई गई है। हाल ही में सेना के तहत एक संयुक्त समन्वय केंद्र यानी जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर भी स्थापित किया गया है और यह वहां काम करने वाली सभी एजेंसियों के कार्य के समन्वय के लिए प्रभावी साबित हुआ है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए इस खतरे को कम करने के लिए आर्थिक गतिविधियों आदि के संदर्भ में वैकल्पिक साधनों को लागू करने की विचार प्रक्रिया भी जारी की गई है। इसके संदर्भ में बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंधों को लागू करना काफी महत्वपूर्ण है, जिसे ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। ग्लासगो में मीथेन प्रतिज्ञा और वन संरक्षण घोषणा दोनों से भारत क्यों दूर रहा है? मीथेन उत्सर्जन पर भारत कहां खड़ा है? समझाइए। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, मद्रास उच्च न्यायालय ने वन्नियार समुदाय के लिए अलग कोटा अमान्य क्यों किया? इस प्रकार का अलग आरक्षण कैसे लागू किया गया और इस फैसले के क्या प्रभाव हैं? व्याख्या करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप ग्लासगो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप ग्लासगो की मीथेन प्रतिज्ञा और वन संरक्षण उद्घोषणा की व्याख्या करेंगे। मीथेन और वन संरक्षण घोषणा के संदर्भ में भारत की स्थिति को स्पष्ट करेंगे और इसके संदर्भ में उपयुक्त आंकड़े और सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप मद्रास उच्च न्यायालय के वन्नियार समुदायवाद का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप वन्नियार समुदाय से संबंधित अलग कोटे की प्रक्रिया को पृष्ठभूमि के साथ स्पष्ट करेंगे। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रभावों को स्पष्ट करेंगे और इसके संदर्भ में उचित सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस IAS हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।